हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूएपीए एक्ट के बारे में जानेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये क्या है, क्यों न्यूज में है? दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 स्टूडेंट्स को फाइनली बेल दे दी है। नताशा नरवाल, देवांगना कलेता, आसिफ तन्हा। नताशा नरवाल और देवांगना कलेता पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट थे, एक ग्रुप है पिंजरा तोड़, और आसिफ तन्हा जामिया के स्टूडेंट है। इन पे ये आरोप लगा था कि जो लास्ट ईयर एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो राइट हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसको कंडक्ट कराने में इनका हाथ था। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। ये पिछले 1 साल से जेल में थे और इनको यूएपीए एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। इसके तहत एफआईआर करके इनको अरेस्ट किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने वताली प्रेसिडेंट अप्लाई किया। वताली प्रेसिडेंट क्या था? ये जुहूर वताली केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यूएपीए एक्ट के तहत बेल डिनाई की जा सकती है अगर प्राइमा फेसी जो सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए हैं उसको देख करके ये लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है, भले ही वो जो सबूत पुलिस दिखा रही है वो ट्रायल के दौरान एडमिसिबल ना हो। यानी कि बेल जो है यूएपीए एक्ट में बहुत ही मुश्किल है मिलना। तो बर्डन टू प्रूव कि कोई एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है, ये पुलिस पे डाला है और इसी वताली प्रेसिडेंट को यूज करके इन 3 स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट ने बेल दे दी, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है, कोई शुरुआती जिसको देख करके ही लगे कि ये गिल्टी है। यूएपीए एक्ट में क्या होता है कि गिल्टी मान के चला जाता है। इस लॉ को इस तरह से बनाया गया है कि गिल्ट प्रिज्यूम किया जाता है, उसके बाद उस पे आगे कार्रवाई होती है। डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या था कोर्ट का? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने ये कहा कि इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्टिविटीज और इंडिविजुअल्स के राइट टू प्रोटेस्ट के बीच में जो एक थिन लाइन है वो धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है और स्टेट इस चीज का फायदा उठा करके लोगों के राइट टू प्रोटेस्ट को धीरे धीरे इंक्रोच कर रही है, दबा रही है, सप्रेस कर रही है। और अगर ऐसा होता गया तो दैट विल बी अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। 2016 में अनीता ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारे आर्टिकल 19 से निकल के आता है और इसीलिए हमारा फंडामेंटल राइट है। अब जानते हैं कि यूएपीए एक्ट है क्या। ये एंटी टेरर लॉ है जिसको बनाया गया था अनलॉफुल एक्टिविटी से डील करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये स्टेट को एक तरह से ओवरआर्चिंग पावर देता है ताकि वो डील कर सके ऐसे सिचुएशन से, ऐसे इंडिविजुअल से जो कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये लॉ जो है एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर काम नहीं आता, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी को अनलॉफुल बता सकती है एक सेंट्रल गजेट में नोटिफिकेशन दे करके। अगर प्रूफ हो जाए तो इस केस में हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये एक्ट जो है इंडियंस पे भी लागू होता है और फॉरेन नेशनल्स पे भी लागू होता है। इवन दो अगर फॉरेन नेशनल्स कंट्री से बाहर भी हैं तो भी उन पर ये एक्ट लागू होगा। अरेस्ट करने के बाद मिनिमम 180 डेज के अंदर चार्जशीट पुलिस को दाखिल करना होता है। ये 180 डेज एक्सटेंड भी हो सकता है कोर्ट को इन्फॉर्म करने के बाद। 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में और लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस जो थी यूएपीए में उसमें ऐड कर दिया गया था टेररिस्ट एक्ट्स को। अब टेररिस्ट एक्ट क्या क्या होंगी ये नहीं डिफाइन किया गया। इसके तहत जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं उनको भी बैन करने का पावर मिल गया था। 2004 से पहले अनलॉफुल एक्टिविटीज का मतलब था कि देश को अलग करने या उसके टुकड़े करने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही है उसी को अनलॉफुल एक्टिविटीज कहते थे। लेकिन 2004 के अमेंडमेंट के बाद टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस में, जो कि वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को कवर करता है। 2019 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के उनके पास ये पावर दी जाती है कि वो अप्रूवल ग्रांट कर सकते हैं कि जिस इंडिविजुअल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए, उसको अटैच कर दिया जाए। और अब 2019 के अमेंडमेंट के बाद इवन इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स भी, एनआईए के ऑफिसर्स ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके पहले केवल डीएसपी रैंक या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ही ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे। इस लॉ को बनाने के लिए ये रीजन दिया गया था कि ऐसी एक्टिविटीज जो देश को अलग करने के लिए की जाती है
उसको कर्व करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नागालैंड में जो सेपरेट नेशन की डिमांड होती आई है बीच बीच में, उसी तरह से जब चाइना के साथ वार हुआ था तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाइना को सपोर्ट कर रही थी। इन सब से डील करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये एक्ट एक तरह से पावर देता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कि वो डायरेक्टली सर्च कर सकें, सीजर कर सकें, डिटेन करके रख सकें, ताकि ऐसे एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक्शन लेने में देरी नहीं हो। बनाया कैसे गया इस कानून को? तो 1963 में आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट किया गया और एक एक्सेप्शन ऐड किया गया। इस एक्सेप्शन में दिया गया कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, वहां पे राइट टू फ्री स्पीच काम नहीं करेगा। इसी एक्सेप्शन के बाद पार्लियामेंट ने यूएपीए एक्ट बनाया, इसी एग्जम्पशन के बेसिस पे। यानी कि जहां यूएपीए एक्ट लागू हो जाता है वहां राइट टू फ्री स्पीच काम नहीं करता। ऑल्दो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी कंट्रीज में इस तरह की लॉज हैं जो कि इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन इस एक्ट को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको एक तरह से ड्रैकोनियन प्रोविजंस कह सकते हैं। जैसे कि पहला, डिफिनेशन ऑफ टेररिज्म। सेक्शन 15 जो है यूएपीए का, वो टेररिज्म को डिफाइन करता है, जो कि बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है और लगभग सभी तरह के वायलेंट एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड हैं, पॉलिटिकल से लेकर के नॉन पॉलिटिकल तक। उसी तरह से ये एक्सेसिव पावर देता है पुलिस को। सेक्शन इसका 43A जो है वो पुलिस को पावर देता है कि वो सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए। ये एक्ट पावर देता है पुलिस को कि वो किसी भी पर्सन को पुलिस कस्टडी में 30 डेज तक रख सकता है और जुडिशियल कस्टडी में 180 डेज तक रख सकता है। और जुडिशियल कस्टडी में रखने के लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, लेकिन और जुडिशियल कस्टडी में रखने के लिए कोर्ट से पुलिस को परमिशन लेनी होती है। इसमें कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, यानी कि आपको पहले बेल नहीं मिलेगा, आपको अपने आप को सरेंडर करना भी पड़ेगा। प्रिज्यूम्ड गिल्ट मान के चला जाता है, आपको गिल्टी मान के चला जाता है अगर आप पे यूएपीए एक्ट लग गया है तो। इसमें सीक्रेट विटनेस अलाउ किए जाते हैं। कानूनन जब भी किसी के अगेंस्ट कोई विटनेस लाया जाता है तो एक्यूज को पता होता है, लेकिन इस एक्ट में सीक्रेट विटनेस अलाउ किया जाता है कि आपके अगेंस्ट कौन गवाही दे रहा है आपको पता नहीं होगा। इस तरह के प्रोविजंस की वजह से इसका काफी मिसयूज भी होता आया है, क्योंकि देखा गया है कि ऑल्दो इसका यूज बढ़ता गया है लेकिन कन्विक्शन रेट इसकी कम होती गई है, क्योंकि प्रूफ नहीं होने के बावजूद अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन किया जाता है। तब तक तो पुलिस की पावर काम करती है, लेकिन जब कोर्ट में केस जाता है और एविडेंस नहीं होता है तो लोग छूट जाते हैं। ये कानून प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी जाता है। विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेना, इतने दिन तक पुलिस कस्टडी में रखना। आप 3 स्टूडेंट्स का केस ही देख लीजिए, पूरे 1 साल तक उनका केस कोर्ट में लिस्टिंग में ही नहीं आया, जिसके कारण उनके बेल की हियरिंग ही नहीं हो पाई। ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है क्योंकि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, और ऐसे जो अरेस्ट होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो ये नहीं पता कि कौन सा ग्रुप ज्यादा वल्नरेबल है इस एक्ट के कारण। यूएपीए से पहले एक और एक्ट था, टाडा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भी एंटी टेररिज्म लॉ था जो कि 1985 से लेकर के 1995 तक रहा। ये पंजाब इंसर्जेंसी की वजह से लाया गया था और होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता था। इसको रिपील कर दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट इसके बाद आया, जो कि 2002 से लेकर के 2004 तक रहा। बाद में इसको भी हटा दिया गया। संजय दत्त जो थे वो इसी टाडा एक्ट के तहत अरेस्ट हुए थे। ये भी काफी ड्रैकोनियन एक्ट था। कंक्लूजन क्या है कि यूएपीए एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर देता है। कोर्ट भी ये ऑब्जर्व करती है कि ये स्टेट को फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करने का पावर दे देता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू अ फेयर ट्रायल, ये सब जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं हमारे, उन सब को ये अंडरमाइन करता है। लेकिन चूंकि क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरी तरह से इस लॉ का हटाना भी सही नहीं होगा। आपके क्या व्यूज हैं इस पे? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे।